मेरे 10th क्लास के YouTube चैनल के फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स सबको राम राम। आज हम एक और वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने पिछले वीडियो में 11 तरह की टाइप रिएक्शंस तो आपको बताई थी। आज हम 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस और आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी देखना। तो आज हम कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक तो है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और एक हम पढ़ेंगे कंबस्टन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ बताएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर हमें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद हो जाएगी तो रिडक्शन में हम उसका उल्टा करेंगे। जो ऑक्सीडेशन में होगा उसका उल्टा रिडक्शन में होगा। तो ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन के बिना रिडक्शन पॉसिबल नहीं है और रिडक्शन के बिना ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो जिस रिएक्शन में दोनों होंगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होंगी, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होते हैं उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या है, फिर रिडक्शन में हम उसका उल्टा कर देंगे। जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो है ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले। रिडक्शन में हम इसका उल्टा कर देंगे, हाइड्रोजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। ये एक डेफिनेशन है फर्स्ट। सेकंड डेफिनेशन हम कहेंगे इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा तो हम कहेंगे रिडक्शन, क्योंकि हमें रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का उल्टा करना है। थर्ड डेफिनेशन, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर पॉजिटिव वैलेंसी घटेगी तो रिडक्शन होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डी इलेक्ट्रोनेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डी इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी ये 4 तो हमने ऑक्सीडेशन में बताए हैं, चारों का उल्टा कर देंगे तो रिडक्शन होगा। जैसे ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, वो तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में इसका उल्टा कर दो, हाइड्रोजन ऐड होगी, ऑक्सीजन निकलेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन है, घटेगा तो रिडक्शन है। पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन है, घटेगी तो रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन निकलने को कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करने को कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन। जैसे Mg
प्लस O2 गिव्स MgO। इसमें Mg के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है तो इसमें हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। HCl अगर क्लोरीन में बदलेगा तो हम कहेंगे हाइड्रोजन निकली है, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। अगर SnCl2 SnCl4 में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे 2 थे यहाँ 4 हो गए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इंक्रीज हुआ है तो ये भी ऑक्सीडेशन है। अगर इसका उल्टा कर दोगे तो रिडक्शन होगा। यहाँ Sn की +2 वैलेंसी है, यहाँ +4 है, तो पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ रही है तो ये ऑक्सीडेशन है। अगर हम इसका उल्टा लेंगे कि SnCl4 का SnCl2 में बदलना तो रिडक्शन होगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके सोडियम आयन बना रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूवल है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने को हमने कहा था ऑक्सीडेशन। Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बना रहा है तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आपको 4 डेफिनेशन हमने बताई हैं, चारों क्लियर हो गई। अब हम बताएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो हम उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक टर्म ये आती है एग्जाम में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडेंट कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिडक्टेंट कहते हैं। आप इसका मतलब समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। अगर ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है खुद रिड्यूस होगा, यानी खुद रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है खुद रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस कौन होगा? जो इक्वेलेंसी वाले हैं, जैसे फेरिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड, जिसमें इक आता है मतलब हायर वैलेंसी वाले, वो तो होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि खुद कम वैलेंसी वाले में रिड्यूस हो जाएंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो दूसरे को तो रिड्यूस करते हैं खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज कौन होगा? जो अस वाला है, कम वैलेंसी वाला है, जैसे स्टेनस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, जो कम वैलेंसी वाले हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों ही काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। उसके एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो दोनों काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी रिड्यूसिंग एजेंट का भी। नाइट्रस एसिड, ये दोनों काम करेगा क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है आपके 10th क्लास में बस इतना ही काम आएगा। और अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो 11th क्लास का, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर का वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप 11th क्लास का ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला वीडियो भी देख लेना यदि आप डीप में जाना चाहते हो। वरना 10th तक के लिए आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अब हमें बताना है कंबस्टन क्या होता है। कंबस्टन, आप लोग घरों में फ्यूल काम में लेते हो, जैसे LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सिलेंडर में वो आप जलाते हो, पेट्रोल जलाते हो व्हीकल्स में। तो इनमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।
एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है। एक होता है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो मीथेन है, वो भी व्हीकल्स में काम आती है। पेट्रोल में भी कई तरह के हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं, एल्केन्स होते हैं। तो ये फ्यूल जब हम जलाते हैं या कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का बाइनरी कंपाउंड, जैसे हम CH4 जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या C2H6, ये तो CH4 मीथेन है, ये ईथेन है C2H6, या कोई भी ले लो C3H8 ले लो, प्रोपेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन लो, अगर वो ऑक्सीजन में बर्न होता है तो कार्बन तो बदल जाता है CO2 में और हाइड्रोजन बदल जाती है वाटर में। इसको हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। लेकिन तुमने देखा होगा कभी कभी धुआं निकलता है तो हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन है। जैसे मोमबत्ती जलाते हो, कोई और चीज घर में दिया जलाते हो, तो उनमें कई बार धुआं निकलता है। तो जब धुआं निकलता है तो CO और हाइड्रोजन वाटर बनते हैं, यानी CO2 नहीं बनती। तो ऐसे कंबस्शन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन, जिसमें या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है या कार्बन बनता है। आपने सुना होगा कि बंद कमरे में अगर हम अंगीठी जला लेते हैं तो बेहोशी आ जाती है, अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, क्योंकि अंगीठी में एयर की सप्लाई पूरी नहीं होती। तो वो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो अपने ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का कि वो टूट नहीं पाता और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, जिससे अनकॉन्शियसनेस आ जाती है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन में तो बनता है CO या कार्बन पार्टिकल। अगर आपने क्या किया, एक दिए में मिट्टी का दिया लिया, उसमें तेल डाला, रुई की बत्ती लगा के उसको जलाया और ऊपर से ढक दिया। ढकने से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी एयर की। तो उस ढक्कन के ऊपर जिससे आपने ढका है उसके ऊपर काला काला जम जाता है, जिसको अपन लैंप ब्लैक कहते हैं, वो कार्बन होता है। तो वो इनकम्प्लीट कंबस्शन का उदाहरण है। या किसी चूल्हे में या कहीं भी आग जल रही है, अगर ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती तो धुआं निकलता है, तो हम कहेंगे इनकम्प्लीट कंबस्शन है। तो कंबस्शन का मतलब है कोई भी फ्यूल जल के CO2 और वाटर बना रहा है तो कहेंगे कंप्लीट कंबस्शन। CO और वाटर बना रहा है तो कहेंगे इनकम्प्लीट कंबस्शन। अगर कार्बन पार्टिकल्स भी आ रहे हैं तो भी इनकम्प्लीट कंबस्शन। और इसकी जो मेन खासियत है वो है प्लस हीट, यानी इसमें हीट बाहर निकलती है। जब हीट बाहर निकलती है तो हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। कल हमने पढ़े थे ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होती है। तो इसमें क्या होता है, कंबस्शन की खासियत क्या है, कोई भी हाइड्रोकार्बन या फ्यूल बर्न होगा तो CO2 और वाटर बनेंगे, हीट बाहर निकलेगी, तो ये रिएक्शन कहलाते हैं कंबस्शन। अब इसमें इसको बैलेंस करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जितने कार्बन है उतने तो CO2 लगा दो। जैसे एक कार्बन है तो एक CO2 लगा दो। जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ वाटर लगा दो। तो 4 हाइड्रोजन है तो वाटर हो जाएंगे 2। अब ऑक्सीजन देखो कितनी है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो ये बैलेंस हो गई। कंबस्शन की जो जितनी भी रिएक्शंस आएंगी उनको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि जितने कार्बन है उतने तो CO2 लिख दो और जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर लिख दो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से 1 वाटर बनता है। इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब अगर हम ऑक्सीजन देखते हैं और प्लस हीट लिखेंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 दूनी 4 और 3 7,
लेकिन यहाँ 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 14 बन जाएगा, तो 7/2 लिखेंगे। अगर हमने यहाँ 7 लिख दिया तो ऑक्सीजन 14 हो जाएंगे, हम लिखेंगे 7/2। अब आपको मैंने केमिकल इक्वेशन लिखना बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये होल नंबर में होना चाहिए। 1 2 3 हाफ नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 5/2 नहीं होगा, 7/2 नहीं होगा। इसलिए इस पूरी इक्वेशन को हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो हो जाएंगे ईथेन, और ऑक्सीजन हो जाएंगी 7, CO2 हो जाएंगे 4, और वाटर हो जाएंगे 6 प्लस हीट। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि जब कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो दोनों साइड में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं। तो इसमें देखो कार्बन के एटम दोनों तरफ बराबर हैं, हाइड्रोजन के एटम दोनों तरफ बराबर हैं, ऑक्सीजन के एटम बराबर हैं। तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के आगे या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के आगे, फॉर्मूले के आगे नंबर लिखा होता है। इस नंबर को हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा होल नंबर में लिखा जाता है, फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। अगर इस रिएक्शन को देखते हैं, इसमें 3 कार्बन है तो CO2 तो हो जाएंगे 3, हाइड्रोजन 8 है तो वाटर हो जाएंगे 4। अब ऑक्सीजन को हम बैलेंस करें तो 3 दूनी 6 और 4 10 एटम है, तो यहाँ 5 लगा देंगे। 5/2 नहीं लगाएंगे, 5 लगाने से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल में तो 2 एटम है और 5 मॉलिक्यूल में 10 है, क्योंकि इधर भी 10 आ रहे हैं। इसमें देखो 2 कार्बन है तो यहाँ CO के आगे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 लगा दिया। अब बैलेंस करके अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन कितनी है, 3 और 2 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5/2। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गई। तो आज हमने आपको कंबशन इक्वेशन भी बता दी और साथ में बैलेंसिंग हम बताते ही जा रहे हैं। पिछले वीडियो में जो हमने रिएक्शंस लिखी थी उनको भी हमने साथ साथ आपको बैलेंस करना बताया था। अब बस एक रिएक्शंस और है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उनका मतलब हम आपको और समझाना चाह रहे हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब है कि इसमें कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड बनेगा जो प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे AgNO3 ये सॉल्यूशन है, उसमें NaCl का सॉल्यूशन मिलाएं तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बनेगा जो नीचे बैठ जाता है, इसलिए हमने एरो लगाया है। और NaNO3 बनेगा। देखो इस रिएक्शन को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि दोनों टूटे, दोनों ने अपना पार्टनर बदल लिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बना है। इसी तरह लेड नाइट्रेट में Ki डालो। आपकी 10th की बुक में फर्स्ट चैप्टर में जो एक्टिविटीज दी हुई है उनमें भी ये रिएक्शन काम आ रही है कि एक टेस्ट ट्यूब में आप लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लो, दूसरी टेस्ट ट्यूब में Ki का सॉल्यूशन लो, और अब Ki को इसके अंदर मिला दो तो Pb, इसके तो 2 आयन कौन कौन से होते हैं, Pb+2 आयन और NO3- आयन। ये तो है नाइट्रेट आयन और ये है लेड आयन। Ki टूटता है तो K+1 आयन बनता है, I- आयन बनता है। तो पहले दोनों टूटते हैं जिसको हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन, फिर इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव आ जाएगा तो ये हो जाएगा PbI2। Pb की वैलेंसी 2 है, I की 1 है, इसीलिए हमने PbI2 लिखा। और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है तो इसके लिए हमने नीचे एरो लगा दिया। नीचे एरो लगाने का मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है और K के साथ NO3 जुड़ जाएगा तो KNO3 बनेगा। तो इस रिएक्शन में क्वेश्चन ये तो नीट, JEE, 12 इनमें भी काम आती है ये रिएक्शन कि येलो, एक तो यूँ पूछेंगे
व्हेन KI सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हाट हैपन्स, तो आप लिखोगे येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा कि येलो प्रेसिपिटेट किसका बनता है, तो आप लिखोगे लेड आयोडाइड का। तो PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI आपको क्लियर हो गया। अब हम बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले रहे हैं और Na2SO4 का सॉल्यूशन मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिला रहे हैं। इसमें देखो बेरियम आयन पॉजिटिव है, उसके साथ सल्फेट जुड़ जाएगा तो BaSO4 बनेगा। दोनों की वैलेंसी बराबर है, इसकी +2 है, इसकी -2 है, और Na के साथ Cl जुड़ेगा तो NaCl बनेगा। तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है वाइट कलर का, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। नीचे एरो लगाएंगे तो बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट डालो या डाइल्यूट H2SO4 डालो, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और डबल डिकम्पोजिशन भी हो गया क्योंकि दोनों टूटे हैं। ये भी रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन है, ये भी डबल डिकम्पोजिशन है, ये भी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि कोई एक एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आता है तो वो पूछता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपको ऑप्शन में से छांटना होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में 6, 7th में, 8th में, कि जो प्लांट्स हैं उनके ग्रीन लीव्स होती हैं, तो वो उन प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स हैं उनमें CO2 और वाटर रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में? एक तो सनलाइट और एक क्लोरोफिल। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उनका हरा रंग होता है। तो क्लोरोफिल और की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करते हैं। वाटर तो कहाँ से मिलता है? जो इसकी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो जमीन में से पानी को अब्जॉर्ब करती हैं, वो पानी ऊपर आता है पत्तियों तक। और CO2 गैस एटमॉस्फेयर से पत्तियों में आ जाती है क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको कहते हैं स्टोमेटा। तो CO2 भी मिल गई, वाटर भी मिल गया। वो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन। अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो देखो कार्बन 6 है, इसलिए मैंने यहाँ 6 CO2 लिया। हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ 6 लिया क्योंकि 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितनी है? 6 दूनी 12 और 6 18, जबकि यहाँ पर 6 ही हैं तो 6O2 लेंगे। तो ये तो ग्लूकोज है। तो CO2 और वाटर की रिएक्शन से ग्लूकोज बनना और ऑक्सीजन बाहर निकलना, ये एक रिएक्शन कहलाती है फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस, जिससे ग्रीन प्लांट्स में ग्लूकोज बना। ग्लूकोज से सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये कार्बोहाइड्रेट बनते हैं जो फूड में मतलब स्टोर हो जाता है प्लांट्स में। कुछ तो फ्रूट्स में स्टोर होता है जो हम खाते हैं, कुछ में वेजिटेबल्स में होता है, कुछ में ज़मीन के नीचे जड़ों में इकट्ठा होता है, कुछ स्टेम फूल के स्टेम में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स में ये ग्लूकोज जो फूड मटेरियल है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के काम आता है, वो हमें प्लांट से ही मिलता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही मिलता है। और ये दिन में होता है। और इसमें एक और काम की बात है कि CO2 तो एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जिससे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन नहीं रहता, हमको शुद्ध ऑक्सीजन गैस सांस लेने के लिए मिलती है। तो ये तो फोटोसिंथेसिस है। जब बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा
कि जब हम फूड लेते हैं बॉडी के अंदर, वो फूड हम चबा के खाते हैं। कुछ प्रोसेस तो चबाने से ही शुरू हो जाती है डाइजेशन की, और बाकी प्रोसेस स्टोमक में जाकर उसमें सारे एंजाइम्स मिलते हैं, HCl मिलता है, तो वो फूड डाइजेस्ट होता है और जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदलता है, जो हमको एनर्जी देता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड में बदल जाते हैं जो ग्रोथ में काम आते हैं। फैट से ग्लिसराइड बनते हैं। तो इस तरह से ये फूड मटेरियल डाइजेस्ट होके कॉम्प्लेक्स मटेरियल हल्के में बदल जाता है। तो ये जो ग्लूकोज है जो हमको एनर्जी देता है, इसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज बना डाइजेशन से, वो ब्लड में आ गया। ऑक्सीजन हमने ब्रीथिंग में ली, ऑक्सीजन हमारे लंग्स से ब्लड में जाएगी जब हम ब्रीथ करते हैं, तो इस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होगा और CO2 और वाटर बनेंगे। जो ऊपर हमने प्रोसेस लिखी थी वही का वही हम उल्टा लिख रहे हैं। फोटोसिंथेसिस था ये, तो जिसमें फूड बना, जो ग्रीन प्लांट्स की ग्रीन लीव्स में हुआ। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। यानी हमने सांस से ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन लंग से ब्लड में गई, हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, स्टोमक में डाइजेस्ट हुआ, फिर इंटेस्टाइन में वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गया। अब क्या हुआ कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, जैसे CO2 और वाटर बनेंगे और प्लस एनर्जी होगी, प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, यानी ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक भी कह सकते हो। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही गई और यहाँ एनर्जी निकली है, तो ये एक्जियोथर्मिक हो गई। वो एंडोथर्मिक है, ये एक्जियोथर्मिक। तो कई बार पूछते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कौन सी है, तो आप लिखोगे एंडोथर्मिक और एक्जियोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल टूट रहा है, जबकि यहाँ सिंपल मटेरियल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल बन रहा है। उसमें तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल बन रहा है सिंपल से, इसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल में बदल रहा है। तो डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है, रेस्पिरेशन केमिकल चेंज है, फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है। तो 10th क्लास का जो चैप्टर हमने पिछले 3-4 वीडियो से शुरू किया है, वो सारा यही है, केमिकल चेंज, जिनको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एंड फॉर्मूले से, जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और फिर हमने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताई, ये केमिकल इक्वेशन है। अगर इसमें हर एलिमेंट के एटम दोनों साइड बराबर हैं तो हम लिखेंगे इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर एटम बराबर नहीं है तो कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ज्यादातर हम बैलेंस करके लिखते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम भी आपको और बता देते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, इसको अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए हमने निशान बताया था आपको, ऐसे एरो के ऊपर डेल्टा लगाना, और 2 एरो लगाए हैं। 2 एरो लगाने का मतलब होता है कि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड भी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दोनों रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। लेकिन ध्यान देना, ये बहुत अच्छा टर्म है जो आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, कि अगर हमने इस रिएक्शन को क्लोज्ड वेसल में किया, किसमें किया? क्लोज्ड वेसल में, यानी भट्टी जो है वो बंद है, उस केस में तो क्या होगा, ये क्लोज्ड वेसल है तो
ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होगी यानी रिवर्सिबल होगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसमें दोनों रिएक्शन की रेट बराबर हो जाएगी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रिएक्शन और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रिएक्शन दोनों की रेट बराबर हो जाएगी। तब हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेट है किसकी? रिवर्सिबल रिएक्शन के। कब? जब फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रेट बराबर हो जाती है। देखिए, रेट बराबर होगी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, बराबर नहीं होगी। कई बच्चे क्या बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर होती है। ये नहीं बोलना। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन यानी लेफ्ट टू राइट होने वाली रिएक्शन और राइट टू लेफ्ट होने वाली रिएक्शन की रेट बराबर होती है, जिससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, नॉट इक्वल, कांस्टेंट, उसको कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये तभी होगा जब क्लोज्ड वेसल में है, क्योंकि CO2 गैस इसी के अंदर है, तो ये रिवर्सिबल है। अगर तुमने इसको गर्म किया ओपन वेसल में, किसमें गर्म करेंगे? ओपन वेसल में। अगर ओपन वेसल लिया है तो CO2 गैस उड़ जाएगी, क्योंकि गैस तो मौका मिलने की देर है, वो तो भाग जाती है कहीं जहाँ मौका मिले, जितना स्पेस मिलता पूरे में फैल जाती है। तो अगर ये ओपन वेसल में है तो CO2 को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि गैस को हम कभी रोक ही नहीं सकते खुले बर्तन में। तो CO2 तो ऐसे भागेगी जैसे घर में अगर छोटे बच्चे को थोड़ी देर आप फ्री छोड़ दो, घर में रहेगा ही नहीं, गेट खुलते ही घर से बाहर निकल जाएगा। तो ये भी वही छोटे बच्चे हैं नेचर में, जो भी गैस है वो छोटे बच्चों की तरह से भाग जाती है, रुकती नहीं है। तो जब ये ओपन वेसल है, इसको भागने का मौका मिल गया, गैस भाग गई, तो क्या होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनेगा ही नहीं। तो रिएक्शन एक डायरेक्शन में होगी, इसलिए हम एक एरो लगाएंगे। तब इस रिएक्शन को हम कहेंगे इरिवर्सिबल। क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि ऊपर जब हमने क्लोज्ड वेसल लिया था तो हमने कहा था रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम आता है, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है। ये रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट होने से पहले इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं कि ओपन वेसल में तो इरिवर्सिबल है, क्लोज्ड वेसल में रिवर्सिबल है, क्यों? या क्लोज्ड वेसल में इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम आएगा, और ओपन वेसल में गर्म करेंगे तो क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो आया हुआ है एग्जाम में, कि जब कैल्शियम कार्बोनेट से, इसको लाइमस्टोन कहते हैं, जब उससे हम CaO को हम कहते हैं क्विक लाइम। CaO को क्या कहते हैं? क्विक लाइम। देखिए, जितना भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उनमें हर लाइन में आपके क्वेश्चन तैयार होता है कि CaO का नाम क्या है? क्विक लाइम। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट से क्विक लाइम बनाते हैं तो जो भट्टी होती है, किल्न, उसको थोड़ा सा खुला रखते हैं ताकि CO2 बाहर निकल जाए और क्विक लाइम हमें ज़्यादा मिल जाए। अगर मान लो तुमने भट्टी को ऊपर से खुला नहीं रखा तो CO2 तो इक्विलिब्रियम में आने तक ही बनेगी, फिर तो ये वापस प्रोडक्ट बना देगी, तो इसीलिए हमें ये चीज़ कम मिलेगी। तो जब हम लाइमस्टोन से क्विक लाइम बनाते हैं तो भट्टी को ऊपर से थोड़ा खुला रखते हैं ताकि रिएक्शन एक डायरेक्शन हो और हमें क्विक लाइम ज़्यादा मिल जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरह से CaO की वाटर से रिएक्शन करा, CaO है क्विक लाइम, इसका नाम है क्विक लाइम। वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम। अब देखो ये नाम कैसे याद रखोगे आपने, और ये प्लस हीट यानी हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक है। देखो, इसको एक्सोथर्मिक भी कह सकते हो, कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो क्योंकि दो जड़ें हैं, एडिशन भी कह सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हो, इरिवर्सिबल भी कह सकते हो, कई नाम हैं। अब तुमने गांव में जब वाइट वॉश होती थी, आजकल तो एशियन पेंट और ये काम में लेने लग गए, जहाँ वाइट वॉश होती है आपने देखा होगा
चूना रखा होता है जिसको हम कहते हैं CaO, क्विक लाइम। बड़े बड़े पीस होते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, ऐसी आवाज़ आती है पानी डालने से, जैसे आग को हम बुझा रहे हों। तो उसे उस समय वो चूना जो था क्विक लाइम वो इसमें बदलता है, जिसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम। हिंदी में इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि उस समय ऐसा लगता है जैसे आग को हम बुझा रहे हैं। चूने के ऊपर पानी डालते हैं तो हीट बाहर निकलती है और आवाज़ आती ऐसे, तो उसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लेक्ड लाइम। यानी CaO के ऊपर तुमने पानी डाला, चूना बुझ गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन भी हो गई, एडिशन भी हो गई। फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि वाइट वॉश करते समय हम चूना काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मॉस्किटो और इंसेक्ट को रिपेल करता है। इसलिए गांव में देखा होगा हर साल दिवाली पर वाइट वॉश कराते हैं, ताकि जितने भी कीड़े मकोड़े बरसात में पैदा हुए सब मर जाएं, मच्छर सब भाग जाएं। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। एक तुम्हारे 10th वाली तुम्हारी बुक में फर्स्ट चैप्टर में एक्टिविटी जो दी हुई हैं, उनमें एक एक्टिविटी है कि मैग्नीशियम के रिबन को रब करके जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO का वाइट पाउडर बनाता है। फिर वो MgO जो वाइट पाउडर है वो पानी से रिएक्शन करके बेस बनाता है, तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम। पहले तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो पहले तो MgO का वाइट पाउडर बनेगा, फिर ये पानी से जब रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो बेस है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि Mg का जो रिबन है उसको रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से? मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? तो उसका कारण ये बताना कि जो मैग्नीशियम का रिबन है वो मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, तो जब वो एयर में रहता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO बनाता है, वाटर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, फिर एयर में ही CO2 गैस होती है उससे रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। तो जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज होती हैं, कोटिंग होती है, यानी मैग्नीशियम का रिबन ढका रहता है मैग्नीशियम कार्बोनेट की इम्प्योरिटी से। तो उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम को रब करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और बनता है कि N2O जो है, N2O इसका नाम क्या है? तो आप लिखोगे नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं क्योंकि इसको सूंघने से हंसी आती है। एक है N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, इसमें N2 नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो रेशो हो गया 1:1.5। तो जब 2 एटम की का रेशो ये होता है 1:1.5, तो उन ऑक्साइड को हम कहते हैं सैजक्वी ऑक्साइड। तो N2O3 नाइट्रोजन का सैजक्वी ऑक्साइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसलिए जो बच्चे 9th या 10th क्लास में इन दिनों पढ़ रहे हैं वो 11th में या 12th में जब जाएंगे, नीट या JEE की तैयारी करेंगे, तो अपने 9th और 10th के ये जो वीडियोज हैं इनको भी देखना, क्योंकि ये आगे आपके नीट JEE में बहुत काम आएंगी। तो N2O3 को बोलते हैं सैजक्वी ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का सैजक्वी ऑक्साइड क्या है? N2O3। ऐसे तो ना बहुत सारी रिएक्शंस बनती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अभी हमें 10th का पहला चैप्टर जो हम कर रहे हैं, पहला चैप्टर करेंगे, फिर आगे 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के, फिर 10th के बाद आपको 11th भी करनी है, 12th भी करनी है, इसलिए
रिएक्शंस का तो कोई अंत नहीं है, जितनी एग्जाम्पल लेना चाहो आप ले सकते हो। आप अपनी बुक्स में जितने और रिएक्शन भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, और उन रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल मेथड है जो हम अब तक काम में ले रहे हैं, कि कभी 2 लगाओ, कभी 3 लगाओ, कभी 4 लगाओ। लेकिन एक मेथड और है बैलेंसिंग के लिए, मॉडर्न मेथड, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।